अभी नहीं, सैंपल को नहीं पढ़ा है। रिजिड बॉडी, ठीक है। ऐसी, अब थोड़ा सा मैं, ऐसी बॉडी जिसकी शेप और साइज को आप कभी चेंज नहीं कर पाओ, ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ऐसी बॉडी पे यदि आप फोर्स लगाते हो तो वो मूव कर जाती है, एक्सेलरेट कर जाती है, ठीक है। फोर्स की वजह से एक्सेलरेट कर जाती है। और अगर कोई बॉडी ऐसा फिक्स है और वो रिजिड है और उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट कर जाएगी, ठीक है, जिसके दोनों एंड फिक्स्ड है, ठीक है। ये एंड भी फिक्स्ड है, ये एंड भी फिक्स्ड है। उसके बाद ऐसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर क्या होगा, रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा। और जो बॉडी फिक्स नहीं है उसके ऊपर, उस रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करना चालू कर देगी। तो ऐसी बॉडी जिसको फोर्स लगा करके, जिसकी शेप और साइज तो चेंज नहीं होती लेकिन फोर्स लगाने पर वो अपनी स्टेट को चेंज कर देती है, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। बहुत सारी बॉडी हमारे पास रिजिड बॉडी है, लेकिन एक बात बता दूं, इस दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो। आप फोर्स लगाओगे तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ शेप और साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं जब रिजिड बॉडी दोनों एंड से फिक्स है, उसके बाद आप फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर क्या आएगी, रोटेशन मोशन। क्या आएगी, रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन जब आएगी तो रोटेशन मोशन में आपको बता दूं, ये इनिशियल, इसे कहते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसे क्या कहते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी। इसे क्या कहते हैं, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको कहते हैं, तो आपको पता है ये टाइम है, ठीक है। और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल सेम इसकी भी उसी तरीके से इक्वेशन होती है, जैसे आपने ये इक्वेशंस की थी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में टू एस। इसी को अगर मैं रोटेशन, लीनियर मोशन में है क्या ये, मतलब इस कंडीशन में जब आप फोर्स लगाओगे तो लीनियर मोशन में, और रोटेशन मोशन में ये रोटेशन है, ये सारी इक्वेशन रोटेशन मोशन में होगी। ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, और ये हो जाएगी आपका थीटा इक्वल्स टू में ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ये वाली इक्वेशन होगी ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर में टू अल्फा इंटू में थीटा, थीटा, ठीक है भैया। तो ये इक्वेशन, इस कंडीशन में जब आप फोर्स लगाओगे तो चीजें लीनियर होंगी, और उनको इनिशियल फाइनल एंगल वगैरह जो भी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो भी होगा इन इक्वेशन से निकलेगा। और इस कंडीशन में जो बॉडी फिक्स है दोनों एंड से, उस कंडीशन में आप फोर्स लगाओगे तो आपकी रोटेशन मोशन होगी, और सारी चीजों को आप इस तरीके से कैलकुलेट करने वाले, ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ओमेगा अगर कभी भी निकालना तो ये क्या होगा, टू पाई अपॉन में टी या टू पाई एफ के बराबर होगा, ठीक है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी डालोगे तो इनिशियल ओमेगा आएगा, फाइनल फ्रीक्वेंसी डालोगे तो फाइनल ओमेगा आएगा। अच्छा, दूसरा है थीटा, जब भी निकालना है टोटल थीटा, तो एक साइकिल में थीटा क्या होता है, टू पाई, तो एन साइकिल में क्या होगा, टू पाई एन। एन है नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी रोटेशन, चार रोटेशन हुई होगी, इसका मतलब कुल थीटा कितना हो गया, एट पाई। तो एन की वैल्यू निकाल लो, थीटा अपॉन में टू पाई, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन आप इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये भैया मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। आज मैं कराने जा रहा हूँ भैया टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या है, और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का सिंबल ये होता है, मान लीजिए ये आपका फिक्स्ड एंड है, जो फिक्स होता है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। आपने फोर्स इस तरीके से लगाया, तो फोर्स ने एंगल कितना बना, ये आर्म लेंथ है जहां पर फोर्स लगता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी को आर लिखते हैं, इसको आर्म लेंथ भी कहते हैं। तो इस फोर्स को रिजोल्व किया तो इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आएगा यानी टॉर्क आएगा, देखा गया वो टॉर्क किसके डायरेक्टली है, आर के, क्योंकि आप जितना दूरी पर फोर्स लगाओगे ये आर्म उतनी आसानी से क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट। इसलिए दरवाजे का हैंडल जो होता है वो एकदम दरवाजे के एंड में लगाया जाता है, ताकि आर्म की लेंथ बड़ी हो जाए, क्योंकि आप आर्म होता क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच की दूरी होती है।
तो आप जितनी दूर पर आप फोर्स लगाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या होगी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और टर्निंग इफेक्ट क्या होगा उतना ज्यादा आएगा। दूसरा, आपको पता है इसके अंदर जो इस आर्म के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा पे, एफ साइन थीटा पे, क्योंकि ये आर्म है उसके ऊपर अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको घुमाना है इसको तो आपको ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी क्या हुआ, एफ साइन थीटा, तो टॉर्क इक्वल्स टू में आर एफ साइन थीटा, यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट क्या होती है, तो रेडियस की मीटर, फोर्स की न्यूटन, न्यूटन मीटर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो ध्यान रखना टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू में आर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे आर मतलब आपके अपने सीधे हाथ की उंगलियों को आर से कहां घुमाओगे, एफ की तरफ घुमाओगे। ये मान लीजिए आपका आर है, ये आपका एफ है, फोर्स इस तरीके से लग रहा है। तो अब आपको अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को आर से एफ की तरफ घुमाना है। तो जब आप सीधे हाथ की उंगलियों को आर से एफ की तरफ घुमाओगे, थंब क्या आएगा, अपवर्ड आएगा, यानी इस केस में टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे ही मैंने आपको बताया था जब आर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आती है तो टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर आप देखोगे ये आपका आर है और ये आपका एफ है, ठीक है, तो आर के ऊपर आपका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो अगर अपनी अपनी उंगलियों को कहां से कहां पे घुमाना है, सीधे हाथ की आर से एफ की तरफ। जब आप से आर एफ की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाओगे तो आपका थंब कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, टॉर्क क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। जीरो टॉर्क या तो फोर्स न लगा या टर्निंग इफेक्ट ना है। टॉर्क मतलब कि टॉर्क जीरो दो तीन कंडीशन और सिचुएशन में होता है। पहला तो है कि तू एक्सेस ऑफ रोटेशन भी फोर्स लगा दे तो आर की वैल्यू सब क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। या फिर फोर्स को एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगा दे, जैसे ये फोर्स है लेकिन वो आर की ही डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन में ही है और आर की भी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल क्या हो गया, जीरो। और टर्निंग इफेक्ट भी नहीं आ रहा, मतलब टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। टॉर्क की ये फॉर्म है और दूसरी वेक्टर फॉर्म ये थी, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना आप टॉर्क के बारे में, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क। टॉर्क की कई सारी फॉर्म होती है। पहला भी है पोलर फॉर्म, क्या है, पोलर फॉर्म। अच्छा आपको बताओ टॉर्क का एक फॉर्मूला क्या होता है, सुन लीजिए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपने फोर्स लगाया है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को आप क्या कहते हो, आर कहते हो, ये आपका फोर्स है। तो इधर लगाया था क्या हुआ, थीटा, तो क्या हुआ एफ, और ये क्या हुआ एफ साइन थीटा। आपको पता है इसके से टर्निंग इफेक्ट तो नहीं आएगा, तो इसको मैंने ले लिया एक्शन, क्या ले लिया, तो आपको बता दो जब भी एक्शन लगता है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या लगता है, तो ये हो गया एफ साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है आइदर फोर्स, क्योंकि मुझे पता है दो फोर्स लग रहे हैं, चाहिए ले लूं चाहिए ले लूं, इसलिए क्या होगा, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स इनटू में उनके बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो ये टॉर्क का एक बेसिक फॉर्मूला होगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते भैया डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क में, पहले आते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि ये आपका ये आर्म है, इस आर्म के ऊपर आपने फोर्स इस तरीके से लगा दिया है, तो फोर्स और आर्म के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो ये क्या होगा एफ साइन थीटा, और ये क्या होगा एफ, आपको पता है इसके वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये क्या होगा एफ साइन थीटा। तो टॉर्क की फॉर्म क्या होती है, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो आइदर फोर्स क्या भी है, दोनों फोर्स क्या है, एक या तो ये या तो ये, तो क्या होगा, ये एक्शन हो गया, यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया, तो आइदर फोर्स में क्या हो गया एफ साइन थीटा, और उनके बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है हाँ। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी आर एफ, ये हो गया आपकी पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो कार्टेशियन फॉर्म टॉर्क की ऐसे निकलती है, आर क्रॉस एफ करके, आर क्रॉस एफ करके। मान लीजिए आप स्पेस में फोर्स लगा रहे हो, तो स्पेस में जो आर होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो फोर्स होगा उसका उसकी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स आई, एफ एक्स आई एफ वाई जे और एफ जेड के।
तो आपको टॉर्क की पोलर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए इन दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करते हैं तो भैया क्या होगा, आई जे के एक्स वाई जेड लीजिए, और फिर फोर्स है देखिए, क्योंकि टॉर्क जो होता है आर क्रॉस एफ होता है, तो पहले आर के सारे नंबर लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर आपका एफ है, तो एफ के नंबर लिखो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। आप सबको क्रॉस आता होगा, क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप पहले इसको छुपाते हो, या फिर जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा। जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो क्या होगा, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। फिर आप इसको हाइड करोगे, इन दोनों को क्रॉस करोगे, आई और के का, तो माइनस जे आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्स क्रॉस एफ जेड, और ये क्या होगा, जेड क्रॉस एफ एक्स। फिर इसको हाइड करके इन दोनों का क्रॉस करोगे तो क्या होगा, के, और उसके बाद क्या होगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है भैया। उसके हाँ? सही है, वाई एफ जेड है ना, अच्छा क्या कह रहा हूँ, ठीक है भैया। तो अब इस टॉर्क को हम क्या लिखेंगे, टाउ एक्स आई कैप, टाउ वाई जे कैप, टाउ जेड के कैप, और इसी को बराबर लिख देंगे इसके, आई वाई एफ जेड माइनस जेड एफ एफ आई, और इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को आगे लिख देना आपको, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर, दैट इज द कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या आ गई भैया, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क। अच्छा, वर्क डन बाय टॉर्क क्या होता है, वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क के थ्रू कितना वर्क डन होगा, चलो उसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए आप वर्क टॉर्क से वर्क कहां पे होता है, रोटेशन मोशन में होता है, कहां पे होता है, रोटेशन मोशन में होता है। तो भैया देखिए, मान लीजिए आर में ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, आपने इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया, ठीक है। ये टर्न हो करके यहां से यहां पे आ गया, ए से बी पे आ गया, ए से बी के बीच की दूरी क्या है, डेल्टा एक्स है, क्या है, एंगल कितना हुआ, डेल्टा थीटा। यहां से यहां तक की दूरी क्या आ रहा है, तो वर्क मुझे पता है कि भैया बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। मैं इंस्टेंट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भैया आपको पता है कि थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज रहेगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी। इसलिए मैं जहां पे कहीं चेंज आता तो मैं क्या लेता हूँ, इंस्टेंट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, इंस्टेंट लेता हूँ। तो एट एनी इंस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा एक्स। अच्छा, एक्चुअल में डेल्टा एक्स क्या है, आर क्या आपका क्या है, ये रेडियस है और ये एंगल है, ठीक है। तो आपको बता दूं, वर्क क्या होगा, इंस्टेंट का वर्क क्या होता है, डी डब्ल्यू, और वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स, फोर्स कितना है, एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स। और अगर आपको बताऊं तो भैया ये जो डेल्टा एक्स है वो आर्क है, क्या है ये, आर्क जो होता है वो रेडियस इंटू में एंगल के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर आता है, एफ रेडियस इंटू में एंगल। अगर मैं देखूं तो एफ इंटू में आर, टॉर्क की वैल्यू याद है, आर एफ साइन थीटा। रोटेशन मोशन में हमेशा ध्यान रखना कि आर और एफ के बीच में एंगल जो होगा, देखिए आर ऐसा है और एफ ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। क्या होगा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आर एफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या हुआ, टॉर्क बन गया इंटू में डेल्टा थीटा बन गया। अच्छा, इसको भी डेल्टा ही कर दो। टोटल वर्क निकालना है आपको, टोटल वर्क के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे, खैर अभी इतना ही छोड़ दो, एक काम करते हैं, इसको डी थीटा लेता हूं मैं, ठीक है, ज्यादा तब ज्यादा सही रहेगा, ये डी थीटा ये डी एक्स हो जाएगा, तो ऐसे में कर लो। इंस्टेंट का वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू, वो किसका होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट यानी डी एक्स के, डी डब्ल्यू फोर्स, ये क्या है, आर क्या, आर क्या होता है, रेडियस इंटू में एंगल, आर इंटू में एफ क्या होता है, टॉर्क, डी थीटा। ये हो गया इंस्टेंट का वर्क। टोटल वर्क निकाला, इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क, सो डी डब्ल्यू का इंडिकेशन क्या होता है, डब्ल्यू, ये क्या होता है, टॉर्क डी थीटा। यानी जब भी देखिए, वैसे आप वर्क निकालते हो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट करके,
लेकिन ये वर्क होता है जब आप एक ऐसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो जो फिक्स ना हो, जो आपके फोर्स लगाने पर एक्सेलरेट कर जाए, ठीक है। तो इस केस में आप फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट नहीं, लेकिन एक बॉडी जो फिक्स है, जो आगे नहीं चल सकती लेकिन घूम सकती है फोर्स लगाने पर, तो उस केस में जो वर्क होगा ना, वो टॉर्क इंटू में थीटा के प्रोडक्ट ही बराबर आएगा। टॉर्क जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, और थीटा जो आपके फोर्स लगाने के उसके अंदर घुमा हुआ है, ठीक है। चलो, ठीक है। और इसके बाद फिर आता है आपका एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है भैया? तो जिस प्रकार से फोर्स लगाने पर टर्निंग इफेक्ट आता है, वैसे ही मोमेंटम किसी बॉडी के अंदर मोमेंटम है, वो भी किसी ऐसी बॉडी से टकराती है जो चल तो नहीं सकती लेकिन घूम सकती है, तो वहां पर भी मोमेंटम की वजह से भी टर्निंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। और उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एनालॉग होता है किसका? मोमेंटम का। जिस प्रकार से लीनियर मोशन में मोमेंटम काम करता है, उसी प्रकार से रोटेशन मोशन में एंगुलर मोमेंटम काम करता है, ठीक है। समझिए, जैसे हम किसी बॉडी पे, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कोई बॉडी है जो मूव, तो पंखा है ऐसा मेरा, पंखा ये फोर्स लगाने पर आगे तो नहीं चल सकता लेकिन घूम सकता है, तो मैं अपना हाथ चलाता हूँ ऐसा मार दूंगा इसके ऊपर, तो मेरे हाथ के पास क्या था? मोमेंटम था, और उस मोमेंटम की वजह से इसके अंदर क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आएगा। फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आता है उसको हम टॉर्क कहते हैं, लेकिन मोमेंटम की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा उसको हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे देखिए भैया, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपने इसके ऊपर यहां पर क्या कर दिया? मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया, मोमेंटम फोर्स नहीं, मोमेंटम। कितने एंगल से? थीटा एंगल से, ठीक है। तो क्या पी कॉस थीटा, और क्या पी साइन थीटा। मुझे पता है इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट तो आना नहीं है, टर्निंग इफेक्ट इसके ऊपर इसकी वजह से आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से लिखते हैं और देखता है कि भैया ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पी साइन के। और दूसरा, आप कहां पर फोर्स लगा रहे हो, कहां पे मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है आपके मोमेंटम की, तो क्या होगा? आर के डायरेक्टली। तो एल इज इक्वल्स में आर पी साइन थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एसआई यूनिट क्या होगी? तो भैया देखिए, आर रेडियस है, मोमेंटम क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -1। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता ही होगा, क्या होगा? एम एल स्क्वायर डी की पावर -1, ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या होगी? तो एल वेक्टर इक्वल्स टू में आर क्रॉस पी वेक्टर। आर क्रॉस पी, पी क्रॉस आर में, ना अपनी उंगलियों को कहां से कहां पे घुमाना है? आर से पी की तरफ। ये देखिए, आपका ये आर है, ये पी है, आपने मोमेंटम, तो आप आर से पी की तरफ घुमाओगे तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या होगा? थंब नीचे आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आपका नेगेटिव आएगा। और अगर आपका ये क्या है? ये पी है, और ये क्या है? आपका आर है। अब देखो, आप पी से आर से पी की तरफ घुमाओगे तो आपका थंब क्या होगा? ऊपर जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। वैसे भी आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज में चीजें क्या होती हैं? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज में क्या होता है? नेगेटिव। उससे पूछ लियो, उसको आते हैं सब चीजें, मान जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, डायमेंशन करा सकता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ये नाम लिया होगा बेटा, नाम लेने से आगे थोड़ा हो गया, रूल तो अप्लाई करने नहीं बताया होगा। ये तो कोई भी, वो तो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। देखिए भैया, अभी देखिए, ये तो हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू मोमेंटम। टर्निंग इफेक्ट जो मोमेंटम के साथ है उसी की वजह से हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और ये एनालॉग होता है, एनालॉग समझते हो? बिल्कुल वैसा ही काम करना, जैसा मोमेंटम काम करता है लीनियर मोशन में, वैसा ही ये काम करता है रोटेशन मोशन में, ठीक है। अच्छा, इसका तो कुछ, अगर मैं इसको देखूं तो ये एक बात और ध्यान रखना, कि अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो सर्कुलर मोशन में फोर्स और रेडियस, मोमेंटम और रेडियस, ये सब एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। सर्कुलर मोशन, जब पार्टिकल की बात करूंगा तो पार्टिकल, रोटेशन मोशन में पार्टिकल कैसे घूमता है? सर्कल में। तो उस इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए आपका आर पी आर एफ सब क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। डायग्राम बना दूंगा अभी मैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। जिसको एक चीज और देख लो, तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आरपी, है ना? आरपी क्या होता है? एम बी। और आपको पता है वी क्या होता है? ओमेगा आर होता है। क्या होता है? याद नहीं आता है? तो भैया एल इक्वल्स टू में आर एम ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा एल इक्वल्स टू में एम ओमेगा आर स्क्वायर।
ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन में टी या 2 पाई एफ। वैल्यू रखिए वहां से आ जाएगा आपका। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा एंगुलर मोमेंटम किसके किसके पास होगा बताओ? पंखे के पास होगा? बिल्कुल होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास होगा? बिल्कुल होगा। चलते हुए ट्रक के पास होगा? नहीं होगा। टर्न करते हुए ट्रक के पास होगा? होगा। समझ गए भैया? तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा ऐसी बॉडी के पास होता है जो सर्कल में घूमती है। एक ट्रक अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास होगा, लेकिन एक ट्रक अगर सीधी लाइन में चल रहा है तो, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। डिफरेंट, हाँ, बेसिक फॉर्मूला ऑफ, बेसिक फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपने लगा दिया मोमेंटम, यहां से आने की दूरी क्या दी आपकी आर थी, थीटा एंगल है, ये क्या है पी है, मोमेंटम लगाया, ये क्या पी कॉस थीटा, इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से आएगा पी। आपको बता दूं ये भी एक्शन रिएक्शन की, मोमेंटम भी एक्शन रिएक्शन की उसमें आता है। अगर मोमेंट किसी बॉडी पे, कोई बॉडी से जाके कोई बॉडी टकराती है किसी मोमेंटम से, तो वो बॉडी दूसरी बॉडी भी क्या करती है, उतना ही मोमेंटम लगाती है। तो भाई फोर्स सेम रहेगा तो obvious सी बात है मोमेंटम भी क्या लगेगा, सेम मिलेगा। तो इधर भी लगता है पी साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया आइदर आइदर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन, है ना, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। हम करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहली है भैया पोलर फॉर्म, क्या है? पोलर फॉर्म में क्या करना भैया, देखिए ये एक्स है, ये वाई है, आपका ये आर में, ये हो गया आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हो गया भैया, थीटा एंगल का पी, और पी साइन थीटा, इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो यानी ये एक्शन है, तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो भैया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म आइदर मोमेंटम, यानी पी साइन थीटा कोई सा एक ले लो, और उनके बीच की दूरी आर, तो एज इक्वल्स टू में आर पी साइन थीटा। दूसरी है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है भैया, तो आपको आर लेना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और पी वेक्टर लेना है आपको पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, और आपको एल क्या पता है, आर क्रॉस पी। इसलिए आप जब भी क्रॉस करोगे तो पहले आई जे के लिख करके पहले आर के नंबर लिखोगे, आर के नंबर क्या है एक्स वाई और जेड, फिर पी के नंबर लिखोगे पी एक्स आई प्लस पी वाई प्लस पी जेड, क्रॉस कर लोगे आ जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं भैया रिलेशन इन बिटवीन, फोर्स का एनालॉग है टॉर्क, और एंगुलर मोमेंटम का एनालॉग है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ध्यान रखना, एनालॉग मतलब ऐसे ही काम, जिस प्रकार से फोर्स काम करता है और मोमेंटम काम करता है लीनियर मोशन में, बिल्कुल सेम वैसा ही फंक्शन क्या होता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रोटेशन मोशन में। ठीक है, तो रिलेशन इन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। तो हमने अभी पढ़ा आर इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू क्या था, एल वेक्टर इक्वल्स टू, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर लो। ये हो गया, एक बार इसको डिफरेंशिएशन तो आती ही होगा प्रोडक्ट रूल लगा के, तो डीएल अपॉन में dt इक्वल्स में क्या हुआ, एक बार p बाहर जाएगा, r अंदर रहेगा, एक बार r बाहर जाएगा, p अंदर रहेगा। भैया आपको बता दो डीएल अपॉन में dt इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, p क्या होता है mb वेक्टर, और dr अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है भैया, वेलोसिटी, r रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। ये क्या हो गया, r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क वेक्टर क्या होता है, और v क्रॉस v क्या होता है, जीरो। तो भैया क्या हो गया, टॉर्क इक्वल्स टू में डीएल अपॉन में dt, यानी जिस प्रकार से आपको पता फोर्स क्या होता है डीपी अपॉन में dt, याद है, वैसे ही टॉर्क क्या होता है डीएल अपॉन में dt। यानी अगर जैसे लीनियर मोशन में और रोटेशन मोशन में अगर बात करूं,
तो लीनियर मोशन में मोमेंटम क्या होता है p, जिसका फॉर्मूला क्या होता है mv, और एंगुलर मोशन में क्या होता है mv इंटू में rb होता है। ठीक है, इसमें फोर्स होता है dp अपॉन में dt, इसमें टॉर्क होगा dl अपॉन में dt। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो रिलेशन ध्यान रखना। अब आते हैं भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, एम वाई पे। अच्छा, और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इसमें पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है भाई। ये सिंपल, ज्यादा मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं बताऊंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं आपको। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम दो होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक बॉडी के ऊपर चारों तरफ से लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। if given body is in translational equilibrium, तो इसका केवल इतना ही मतलब होता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो का मतलब हो गया कि F1 बराबर में F2 एंड F3 बराबर में F4। इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व करना बस आपको यहाँ पे। और रोटेशनल, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात, इसको अगर मैं इसको लिखूं तो टोटल समेशन ऑफ टोटल फोर्स क्या होता है भैया, जितनी फोर्स हो ए आई से लेके एन तक, सबकी सब क्या होता है भैया, जीरो होता है। जितनी फोर्स है सबका सम क्या होगा, जीरो होगा। बॉडी के बस सब, अगर जीरो नहीं होता कुल फोर्स तो बॉडी एक्सेलरेट करती, बॉडी एक्सेलरेट नहीं करी, इसका मतलब टोटल फोर्स क्या है। अगर आपको ये याद नहीं करना है तो आप सीधा ध्यान रख लो कि अपोजिट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इक्वेशन बननी है आपकी, 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा रखे इससे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लैडर वाला प्रॉब्लम मैंने देखा था कल, वो एनसीईआरटी में है, नई वाली में जो कल मेरे को खुली थी, वो पुरानी वाली एनसीईआरटी में छपा नहीं था। मतलब वो क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से वो डीएवी में भी आ रखा है वाला क्वेश्चन, इस बार के मैंने देखा, तो उसको कराना है अभी क्वेश्चन। ठीक है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एक बॉडी जो कि रोटेट कर सकती है, ठीक है, ये बॉडी रोटेट कर टर्न कर सकती है ना, तो इसके ऊपर टोटल समेशन ऑफ टोटल टॉर्क क्या होगा, I1 से लेके n तक सबका सम क्या आएगा, जीरो आएगा। इसे कहते हैं रोटेशन। अच्छा, इसमें अल्फा की वैल्यू जीरो होती है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। इस कंडीशन में क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये बराबर रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम है, इन्हीं दो के इक्विलिब्रियम पे आपके एनसीईआरटी के और आगे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बात करता हूं भैया एमओआई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, देखिए इनर्शिया होता है जो लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करे। मैंने लिखवा रखा है बहुत डिटेल में, आप देख लेना, नोट्स भी भेज रखे तो उसमें भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करता है उसको इनर्शिया कहते हैं, और इनर्शिया बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो ये थोड़ा सा रोटेशन मोशन में चला जाता है। जब जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करे उसको हम क्या कहते हैं भैया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। पंखा रोटेशन मोशन कर रहा है, जब इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी कुछ भी होगा, कोई भी बदलाव होगा, तो उसको जो अपोज करने के लिए आएगा उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे ही नहीं, 2-3 और फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है तो खुद मास, बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, उतना। यानी उसको घुमाना और उसको घूमते हुए रोक पाना, दोनों ही क्या होगा, काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया था, बड़ा वाला पंखा और छोटा वाला पंखा। तो इसका मतलब क्या भैया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर जिस बॉडी का साइज ज्यादा होगा उसको घुमा पाना और रोक पाना दोनों क्या होगा, मुश्किल होगा, यानी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और मैंने एक और बताई थी कि आप अगर एक ही बॉडी के अंदर अलग अलग पॉइंट से घुमाओ उस बॉडी को तो आपको फिर भी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एक रिंग के डायमीटर से घुमाओ तो अलग तरीके से इनर्शिया आएगा वहां पर। ठीक है, एक रिंग के सेंटर से घुमाओ तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर डिपेंड करता है, मास पर, साइज पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन पर। ठीक है, और चौथा है मास डिस्ट्रीब्यूशन पर, मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फॉर्मूला, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड, ये बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे इसकी दूरी क्या है, आर है। तो कह रहा है इसका जो इनर्शिया होगा उसको आई से लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा मास पर। और दूसरा, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पर भी। मतलब रेडियस इतनी, आप साइज जितना ज्यादा बड़ा करो, चीजों को घुमा पाना रोक पाना उतना क्या होगा, मुश्किल होता जाएगा, यानी उसके इनर्शिया का उतना ज्यादा होता जाएगा। तो आई इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आई इक्वल्स टू में एम आर स्क्वायर।
तो मैं कहूंगा SI, अच्छा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, मतलब इसको जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा ऐड कर दो, स्केलर है। SI यूनिट क्या होगी इसकी, तो मास की क्या होती है केजी, और रेडियस क्या होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूंगा तो उसका डायमेंशन का केजी का मास और मीटर का एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर हो गया, ठीक है भैया, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं बात करूं भैया इसकी डेफिनेशन की, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन इन बिटवीन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो भी सेपरेशन है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के क्या होता है भैया, बराबर आता है। ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब एक बॉडी है जिसके अंदर ये घूम रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत सारे मास अलग अलग डिस्टेंस पर दे रखे ml। कह रहे इस बॉडी का कुल इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा, तो भैया इस बॉडी का कुल इनर्शिया होगा, कौन सा इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होगा m1 r1 स्क्वायर, दूसरा m2 डॉट 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 mn। तो यानी अगर आप एक किसी बॉडी का जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और आप चाहते हो कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए, तो आप क्या करोगे, जितने पार्टिकल सबका इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करो, निकाल करके ऐड कर दो। लेकिन एक और तरीका है, एक तरीका और है भाई, भाई तो तुम्हारी बुक बचाते बचाते बुढ़ा हो गया मैं, ठीक है। एक तरीका और है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। कैसे, मान लीजिए इस बॉडी का कुल मास क्या है, m है। आपको पता है ये कुल मास कहां पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे, कौन सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो भैया मेरे को पता लग गया इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये रहा। अब मुझे पता है इस बॉडी का सेंटर मास का मास क्या होगा, वही होगा जो इसकी बॉडी का मास है। मैंने क्या बताया था, मास ऑफ बॉडी इक्वल्स टू मास ऑफ, याद है। तो भैया अब ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से आपकी दूरी मेरे को लिख रखी के। तो इस बॉडी का इनर्शिया जो आपने इस तरीके से निकाला, इस बॉडी का इनर्शिया आप बगैर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किए हुए आप क्या करोगे, m इंटू में के स्क्वायर, इसी को भी, ये भी क्या होगा, वही इनर्शिया देगा जो यहां से आया। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल के इनर्शिया को जोड़ने की बजाय आप सीधा क्या करो, सेंटर ऑफ मास का मास और सेंटर ऑफ मास की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दे रखी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यहां से भी आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पता लग जाएगा। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ध्यान रखना, इट रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास, इट गिव्स द सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि कैसे आता है, इंडिविजुअल पार्टिकल से। आपको बता दूं रेडियस ऑफ गायरेशन की डेरिवेशन कई बार आती है, कहता है भैया एक बॉडी है, ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। आपको पता है एक तरह की बॉडी, जो बॉडी होती है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और अगर सारे पार्टिकल एक ही तरह के तो सबका मास भी क्या होगा, सेम होगा। तो भैया हमने क्या किया, सारे मास सेम है तो इसलिए हमने सारे मास को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर। इस इनर्शिया के साथ इक्वेट कर दो, यानी m के स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा, m r1 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर। अच्छा m क्या है, बॉडी का कुल मास है, और m क्या है, एक पार्टिकल का मास। अगर बॉडी कंसिस्ट विद n पार्टिकल तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। एक पार्टिकल का मास कितना है भाई रुद्रा, स्मॉल m। कितने पार्टिकल इस बॉडी के अंदर, n, तो n इंटू में m क्या होगा, टोटल मास होगा सुअर, बड़ा m। हाँ बिल्कुल, ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, तो k की वैल्यू क्या होगी, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन में n का अंडर रूट, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बॉडी के अंदर अगर n पार्टिकल है तो उनका इनर्शिया इस तरीके से निकल सकता है, लेकिन इसी बॉडी का इनर्शिया इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास और इनके सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो दूरी है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसके प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर आएगा इस तरीके से। तो हम जानते हैं भैया एक बॉडी है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका मास क्या होता है, सेम होता है। तो सबका मास मैंने mm ले लिया और सारे m को क्या किया, कॉमन ले लिया। मुझे पता है इनर्शिया ऐसे आ गया। दूसरा इनर्शिया हमें पता है ऐसे भी आ जाएगा, दोनों को बराबर कर दिया और उसके बाद हम जानते हैं इस बॉडी के अंदर अगर कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m, n पार्टिकल का मास क्या होगा, mn। तो ये भी टोटल मास है और ये भी क्या है, टोटल मास है, दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया, के की वैल्यू यहां से हमने निकाल दी, ठीक है भैया। तो इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा
रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है भैया कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन का है। सपोज कीजिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं यहां कर दूं तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन कोई किसी भी बॉडी की फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है, कि भैया इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन ये है तो यही रहेगा, नहीं, वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? अच्छा एक चीज और देखो, देखिए बहुत सारी बॉडी होती है और बहुत सारी बॉडी का बहुत अलग अलग तरीके का मूवमेंट इनर्शिया होता है। एक रिंग की बात करूं तो रिंग का इनर्शिया डायमीटर के अलॉन्ग कुछ और होगा, रेडियस के अलॉन्ग कुछ और होगा, सेंटर के अलॉन्ग मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो कुछ बॉडी के मूवमेंट इनर्शिया जो आपको ध्यान रखना है वो ये रे, MOI ऑफ सम डिफरेंट बॉडी। देखो जैसे रिंग है, रिंग इस तरीके से अगर उसको इस तरीके से घुमाया जाए, इस एक्सिस के अलॉन्ग घुमाया जाए तो इसका मास क्या है, m है, रेडियस क्या है, r है, तो इसका इनर्शिया क्या आएगा, mr²। क्या आएगा? ये डिस्क है, अब जो बना रहा हूं डिस्क, डिस्क इस तरीके की होती है, अंदर भी क्या होता है, मटेरियल होता है, रेडियस r है, मास m है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा अगर आप ऐसे घुमाते हो तो हाफ mr²। रुद्र किसका इनर्शिया आता है, रिंग का या डिस्क का? रिंग का इनर्शिया आता है, डिस्क का? रिंग का। तो किसको रोक पाना और किसको चला पाना मुश्किल होगा, रिंग को, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। इसको रोक पाना और चला पाना दोनों क्या होगा, आसान होगा। स्कूटी का जो रिम होती है ना वो डिस्क होती है, क्या होती है, तो बड़ी जल्दी से स्पीड भी पकड़ लेती है, बड़ी जल्दी से रुक भी जाती है। लेकिन बाइक क्या होती है, टाइम लेती है, रुक चलने में भी टाइम लेती है, रुकने में भी टाइम लेती है, ठीक है। सिलेंडर, अच्छा रिंग, अगर मैं होलो सिलेंडर की बात करूं, अगर 10-15 रिंग को एक के ऊपर रख के दे आओ, 10-15 रिंग लो और एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग रख के दे आओ, क्या बन जाएगा आपका, कौन सा, होलो। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि जो इसका इनर्शिया होता है वही क्या होता है, होलो सिलेंडर का भी होता है उसके एक्सिस से, वो भी क्या होगा, mr², ठीक है। अच्छा डिस्क मतलब प्लेट होती है, प्लेट को 10-15 प्लेट को एक के ऊपर एक रख के जाओ, क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। लेकिन कौन सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है भैया, सॉलिड सिलेंडर का इसका इनर्शिया क्या होगा, हाफ mr²। स्फीयर है, लेकिन ये स्फीयर क्या है भैया, सॉलिड है, क्या है। अगर आप इसके इनर्शिया की बात करोगे तो इसका इनर्शिया क्या होगा भैया, फर्स्ट में इसका इनर्शिया होगा 2π/3 mr², ठीक है। लेकिन एक स्फीयर है लेकिन वो होल है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, 2π/5, नहीं, इसका 2π/5 होगा, इसका 2π/3 होगा, mr², ठीक है भैया। अब देखिए सुन लीजिए, कई बार बोलेगा इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तू बता, इसका जिसका इनर्शिया 2π/3 mr² है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। अब तू बोले अब कुछ नहीं करना, जब इनर्शिया आपको गिवन होगा ना सीधा उस इनर्शिया को m के स्क्वायर के बराबर कर देना। क्या कर देना, m से m क्या होगा, कैंसिल हो गया, यहां से जो k की वैल्यू है दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, m के स्क्वायर का r के बराबर हो जाएगा। तो आपको किसी बॉडी का अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो सीधा क्या करो, m के स्क्वायर के बराबर कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।